दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी परिवार की सदस्य मेधा कुलकर्णी जी को। मेधा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते और खूब सारा प्रेम, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके रेडियो की यात्रा के बारे में हम जानना चाहते हैं। कब आपकी यात्रा शुरू हुई आकाशवाणी की? 1981 से। बहुत पुराना समय था वो। और वो समय ऐसा था कि मतलब सब एकदम अच्छा था। विमेंस एम्पावरमेंट का एक दौर हो गया था। 75 में विमेंस ईयर हो गया था। और हर जगह इस तरह का माहौल था कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। या जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि महाराष्ट्र में दलित मूवमेंट हो गई थी, तो उनको भी मिलना चाहिए। सब जो कोई मौके हैं वो मिलने चाहिए और उनको भी आगे आना चाहिए। इस तरह का माहौल था। फिर यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स थे जी जी। वो ठीक तरह से काम कर रहे थे, ऐसा था माहौल। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में तो हम बड़े हुए पले, तो महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, उनका एक छत्र छाया में हम बड़े हो गए। जी मेधा जी, भी आपने कहा कि महिलाओं के बारे में बहुत सारा ऐसा माहौल था, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और आप कार्यक्रम अधिशासी रही। और कार्यक्रम अधिशासी का एक जिम्मेदारी पूर्ण काम होता है। तो महिलाओं की रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए, उनके अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए, उनके अधिकारों की सजगता के लिए आपने किस तरह के कार्यक्रम बनाए और प्रस्तुत किए? मुझे बहुत खुशी होती है और इसके बारे में मैंने कई जगह लिखा भी है। मेरी एक अपनी पुस्तक में भी लिखा है। लेकिन ये मुझे बताना ज़रूरी है कि अभी भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद बहुत प्रयास किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए, स्कूल्स खोले गए वगैरह, फिर भी महिलाएं थोड़ी पीछे ही थी। तो ये बात है 89 के बाद की। तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। हर प्राइम मिनिस्टर का अपना एक प्रोग्राम होता है, अपनी प्रायोरिटीज होती है, और वो जैसे दौर होता है उस दौर में जो प्रायोरिटीज होती है उस हिसाब से वो चलता है। तो उनका, वो एक यंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये था कि साक्षरता ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, 100% लिटरेसी। तब वो पूरे देश में वो प्रोग्राम चल रहा था और आकाशवाणी महाराष्ट्र के लिए उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। अच्छा। कि उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने हैं। तो मुझे इस तरह का काम करने में बड़ा मज़ा आता था कि नए सिरे से कुछ शुरू करना है और सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ करना है। तब हमने ये शुरू किया कि मुंबई में हर जगह, जैसे कि मुंबई मतलब सिर्फ साउथ मुंबई नहीं है, मुंबई में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, धारावी है, चेंबूर है, गोवंडी जैसी बस्तियाँ हैं, और वहाँ गांव के लोग आके बसे हुए हैं। गांव में जब दुष्काल होता है, ड्राउट होता है, तब लोग गांव छोड़ के यहाँ बसकर अपना काम करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। वहाँ बहुत कुछ संस्थाएं काम कर रही थी। मेरा परिचय था उन सब लोगों से, मैं भी थोड़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई। तो तब वो महिलाओं को हमने लाना प्रोग्राम में शुरू किया और इतनी मज़ा आती थी कि किस तरह से, अभी देखो कि डायरेक्टली कोई मैसेज देने से बोर हो जाता है, असर नहीं करता है। हाँ, तो वो ऐसी महिलाएं, जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे, वो आती थी तो क्या आइए, सुभद्राबाई, चंद्रकलाबाई बोला था, कशा तुम्ही आलात, आप कैसे आई? हम बस से आए। अच्छा, बस से आए तो आते आते क्या देखा, ऐसे सवाल जवाब, मतलब इंटरव्यू का टाइप भी ऐसे था। हाँ, वो एक दुकान का नाम पढ़ा, वो फिर वो बताती थी कैसे। फिर मैं कागज लेके बैठती थी, अभी आपका सिग्नेचर करो, यहाँ आपका नाम लिखो। फिर वो प्रयास करती थी, स ला उकार सु, क ला काना का, मतलब चंद्र, कला या सुभद्रा, इस कोशिश टाइप करके के अपना नाम नाम पढ़ पाती थी। फिर पूछती थी कि अभी घर जाने में देर हो जाएगी, तो घर का काम का क्या? नहीं नहीं, अभी पानी का वक्त हो गया है, पानी आता है और पानी का बहुत प्रॉब्लम है। फिर हम पानी के ऊपर चर्चा शुरू करते थे। इस तरह से एक एक की पानी किस तरह से बचाना चाहिए, या फिर पूछते थे कि किसी बच्चे को बीमारी है तो बीमारी, फिर कौन सी बीमारी है, फिर बीमारी से बचने के लिए क्या। इस तरह से उनका जो एम्पावरमेंट था वो
अपने देश का जो ये था साक्षरता मिशन, उसका मतलब था कि एम्पावरमेंट। साक्षरता मतलब आपका सिग्नेचर आ गया बस उतना नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ सारा कि सारे मुद्दे। हाँ, आपका आप जब जहाँ है उससे थोड़ा आगे जाना चाहिए, आपका दिमाग, उनके अधिकार आपके, क्या है, हाँ, उनके और कर्तव्य आपके क्या है। स्किल्स भी बढ़ने चाहिए, अधिकार के बारे में बोलती थी। बस्ती में क्या हुआ, अरे झगड़ा हुआ हस्बैंड और वाइफ का, अरे उस लड़की को घर वालों ने, उसके ससुर वालों ने मैके भेजा है, तो ये सही है क्या, ऐसे मैके क्यों भेजा है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है, उसका कसूर उसमें क्या, इस तरह से हम वो करते थे। और मैं आपको बताऊं कि वो प्रोग्राम्स हमारे रात को होते थे, तो वो स्पीकर लगाते थे बस्तियों में कि लोग सुने, और क्या लोग बात। सुनते थे कि मेरा इंटरव्यू है आज, मैं ये देखो मेरी आवाज़ ये मैं बात कर रही हूँ, इस टाइप से बहुत अच्छा माहौल था। और विमेन्स एम्पावरमेंट रियली फॉर दोज हु वेर इन नीड ऑफ। तो इतने सारे लोग जुड़ भी जाते थे और एक संदेश जो सिर्फ एक महिला के लिए नहीं बल्कि इस तरह से पूरे परिवार को, पूरे समाज को संदेश मिलता है। आकाशवाणी का यही काम है और आकाशवाणी की अपनी एक गरिमा रही है। आकाशवाणी एक नॉस्टैल्जिया के रूप में रहा है हम सबके जीवन में। किसी ने रेडियो से मानक भाषा सीखी, किसी ने संगीत की तालीम ली आकाशवाणी से, किसी ने बोलना सीखा, किसी ने कोई रेडियो को अपनी दादी नानी की तरह बरतता है, मानता। आपके लिए रेडियो क्या रहा है? अभी की है तो दादी ही कहलाना अच्छा है। मेरे लिए ऐसा था रेडियो कि मुझे पूरा भारत मिल गया उस रेडियो में जी। मतलब मैं दादर नाम का एक जगह है वहाँ बड़ी हुई हूँ, स्कूल कॉलेज ज़्यादातर मराठी लोगों में ही रही। तो मुंबई आकाशवाणी में जब मैं गई तो मुझे इतने सारे सरनेम्स मेरे आसपास थे ही नहीं, जैसे कि सिंह, खान, शेख, मीर चंदानी, अय्यर या मेहता, शाह, इस टाइप के, मतलब जैसे कि पूरा भारत। क्योंकि ऐसा था कि मुंबई आकाशवाणी में 13 लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स होते थे, सिंधी, कन्नड़ा, उर्दू वगैरह वगैरह, संस्कृत। तो इसलिए वो सारे लोगों की वहाँ ज़रूरत थी। और वैसे भी आकाशवाणी में हर जगह से लोग काम के लिए आते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे भारत ने अपनी बाहों में ले लिया है। क्या बात है। कभी भी मुझे सोचना है तो इतनी बड़ी ही सोच मेरी होनी चाहिए। क्या बात ना है। मैं सिर्फ मराठी लोगों के लिए सोचूं, ना मैं सिर्फ मेरी जो जाति है उसके लिए सोचूं, बिल्कुल ही नहीं, सभी के लिए सोचना है मुझे, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये अपना मोटो है। तो बहुजन मीन्स सारे लोग, किसी को मैं दूर नहीं करूंगी इससे। ये मेरा दिमाग ऐसे खुलता गया और अभी तक वो खुला हुआ है। जी बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ कोई अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि आपने माइक पर आकर एक अनाउंसर के रूप में भी काम किया है, एडिटिंग मिक्सिंग भी किया है, तो कैसा था वो दौर? हाँ, मतलब वो दौर ऐसा था कि वो वनिता मंडल नाम का जो प्रोग्राम था महिलाओं के लिए, वो लाइव हुआ करता था उस समय। अच्छा। और वो करने वाले जो इंचार्ज लोग थे वो थोड़े दूर से आने वाले थे और मैं दादर से जाती थी, तो कभी बारिश है कुछ है तो मैं पहुंच जाती थी। तो अभी 12 बज गए हैं और अभी सिग्नेचर ट्यून का टाइम आ गया और वो लोग आए नहीं है। शो मस्ट गो ऑन ना। तो और लाइव प्रोग्राम था, तो कई बार ऐसे हुआ कि मैं पहुंच गई हूँ तो चलो मैं शुरू कर देती थी प्रोग्राम। फिर धीरे धीरे 10-15 मिनट में और कोई आया, उसके बाद और कोई आया। तो ये सब मतलब ऐसे मुझे पता नहीं था जब मैं आकाशवाणी में ज्वाइन हो गई कि मुझे माइक पे बोलना पड़ेगा, लेकिन जाने के बाद पता चला कि सभी काम करना है अपने को, उसके बिना चलेगा ही नहीं। तो अभी मुझे पता नहीं कैसे माइक में बोलना है, तो वहाँ जो बहुत वेटरन सीनियर लोग थे उनसे सीख गई। एडिटिंग कैसे करना है, मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ लिखना है, लिखने में मेरी बड़ी रुचि थी, लेकिन लिखना भी पड़ा, बोलना भी पड़ा और एडिटिंग करनी पड़ी। तब तो मैग्नेटिक टेप था, कंप्यूटर नहीं था, डिजिटल कुछ नहीं था, तो इतना मज़ा आता था और नए नए टॉपिक्स मिलते थे, तो उसका अध्ययन करो कि जैसे कि कुछ करना है स्पेशल, तो बाबा साहब आम्बेडकर का कुछ करना है, तो बाबा साहब आम्बेडकर तो पढ़े हुए थे, लेकिन जो पर्यावरण का कुछ है, पढ़ा नहीं है ज़्यादा, तो पढ़ाई करो,
खुद जान लो, अगर खुद जान लोगे तो ही तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। यस, जानकारी होनी हाँ, चाहिए। तो वो भी पढ़ाई भी हो गई। तो कई बार मुझे महीने के आखिर में पगार मिलता था, सैलरी, तो मुझे लगता था कि इतना सारा अनुभव मिल रहा है और ऊपर से ये सैलरी मतलब ये तो बोनस जैसे ही हो गया। जो अनुभव आ रहे थे हाँ, वो हाँ, अमूल्य थे, उसका जी, कोई मोल नहीं था, हाँ, पैसे में उसका मोल नहीं किया जा सकता। हाँ। इतना मजा आता था। यादों के गलियारों में ले चलते हैं आपको, बचपन की यादों में। बचपन में हम सब एक रेडियो सेट होता था, मर्फी वाला हाँ। रेडियो होता था, एक परिवार के सदस्य की तरह। कई बार नया रेडियो आया तो जश्न मनाया जाता था, मिठाइयाँ आती थी। ऐसी कोई याद आपके जहन में है, या बचपन में आपने कैसे शुरू किया रेडियो हाँ, के साथ? मेरी मम्मी क्लासिकल सिंगर थी और वो रेडियो पे गाती थी। तब मुझे याद है कि ऐसा बड़ा रेडियो था घर में, और उस समय ऐसा था कि एक बार रेडियो स्टेशन जाओ और 3 रिकॉर्डिंग्स करके वापस आती थी। मतलब 3 राग होते थे, एक सुबह का राग, एक दोपहर का राग और एक रात का राग, क्योंकि 3 बार, एक बार जाके 3 बार उनका चलता ब्रॉडकास्ट था, होता था। ब्रॉडकास्ट होता था। तो फिर उसका जो डेट रहता था कि आज 5 तारीख है, फलाने तारीख में आज आई का आज प्रोग्राम है, आज आई का सुनना है, तो वो बड़ा रेडियो ऐसे कबर्ड पे ऊंचाई पे रखा हुआ था। और मुझे याद है कि हम घर वाले सब, मेरे पिताजी, मेरी दादी, चाचा, मेरी आत्या, ये सब इकट्ठा होके, और आजू बाजू वाले लोग भी, हम इकट्ठा होके कि आई का नाम और फिर आगे गाना, राग केदार, ये फलाना, ये सुन रहे। वो मेरी एक याद है। और दूसरी बात, पूला देशपांडे एक बहुत ही बड़ा लेखक मराठी का, तो वो रेडियो स्टेशन पे काम करते थे। तब उनका एक संडे को, एवरी संडे, वाम कुक्षी नाम का एक प्रोग्राम रहता था। वाम कुक्षी मतलब खाने के बाद हमें लेटना है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, तो वो खाने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी मौज मस्ती, मस्ती, इस जी। टाइप का प्रोग्राम रहता था। वो मुझे याद है कि हम सब बैठ के, मतलब रेडियो भी बैठ के सुनते थे, बिल्कुल। मतलब आते जाते नहीं। सही बात है। हाँ, ऐसे वो दिन थे। तो वो दिन है। कार्यक्रमों में कंटेंट का चुनाव कैसे करती थी कि रोज रोचकता बनी रहे? कुछ कार्यक्रम फिक्स टाइम पर प्रसारित होते हैं कि मान लीजिए एक 11 तो बजे। इसके लिए तो अपने को खूब अवेयर रखना पड़ता है, जी। जैसे कि पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। तब तो टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं था, और न्यूज़पेपर ही एक उसका ही एक विश्वासार्ह माध्यम था। फिर दूसरी बात, अपना नेटवर्किंग, कि अपने आसपास वाले लोग, जो मित्र परिवार है, अपने यहाँ आने वाले, उनसे ही बहुत कुछ आइडियाज़ मिलती है, तो उनसे आइडिया लेना और नए नए लोग ढूंढना। घिसी पिटी बातें बहुत हो गई, हमें फ्रेश कंटेंट, फ्रेश बातें, ये सब। तो ये तो ऑनगोइंग 24 घंटा, एक्चुअली काम 10 से 5 बजे तक रहता था, लेकिन दिमाग 24 घंटे ही चलाना पड़ता है इसके लिए ना। आकाशवाणी चूंकि मानक है, पैमाना है हर चीज़ की जानकारियों का, आपने जिक्र भी किया, तो कार्यक्रमों की विविधता को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। विविधता को मेंटेन रखते हुए उसकी गुणवत्ता भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपके कार्यक्रमों को बनाने में किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? मैंने जैसे पहले कहा कि पूरे देश को सामने रख के प्रोग्राम्स बनते हैं, देश को मतलब सारे लोगों को। और हर साल ये प्रोग्राम्स हमें देने पड़ते हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, प्रजासत्ताक दिन है, बाबा साहब आम्बेडकर पुण्यतिथि, या बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मतिथि, नेहरू के, वल्लभ भाई पटेल का, जो जो है। दिन तो विशेष बाबा साहेब कार्यक्रम। आम्बेडकर का एक मुझे ऐसे चैलेंज लगा कि हर बार वही 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 क्या करना है बातें, मतलब उनका चरित्र क्या, वो सब अभी जानते हैं, महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं। तो तब मेरे पास बच्चों का प्रोग्राम था, इसमें भी बड़ा मज़ा आता था। कभी बच्चों का प्रोग्राम करो, कभी महिलाओं का करो, कभी लिटरेचर के बारे में। तो तब मैंने क्या किया कि बाबा साहब का चरित्र ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ड्रामेटाइज किया। तो ड्रामेटाइज किया, इसमें भी कुछ इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन ये किया कि हर पार्ट के बाद ब्रॉडकास्ट हो गया, अभी आज का 15 मिनट का एपिसोड, उसके बाद मैं 1 या 2 सवाल पूछती थी उस एपिसोड से जुड़ा हुआ, और बोलती थी बच्चों को कि आप इसके जवाब हमें पोस्ट कार्ड पर भेज दीजिए। और उस समय आकाशवाणी को ढेर सारे पोस्ट कार्ड्स आते थे। जी जी। तो ये बच्चों ने हाथ से लिखे हुए इस तरह के पत्र भेजे। पोस्ट कार्ड, हाँ,
तो जब वो एक एपिसोड था जिसमें ये था कि बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जात की वजह से अपमान सहना पड़ा, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि अब तो एक्ट आ गया है, जाति निर्मूलन का कायदा बन गया है, अभी तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है, लेकिन ऐसे गांव में कुछ आपको दिखता है क्या, आप अनुभव करते हो क्या, तो बताओ। बताइए। तो इतने सारे लेटर्स आ गए कि हमारे स्कूल में हम ये अनुभव करते हैं, हाँ, या हमारे दिवाली में हमें मित्रों के यहाँ बुलाया जाता है, खाना देते हैं, लेकिन बोलते हैं पानी पीने के लिए घर जाओ। या जो गांव में जो ये होती है विहीर, हाँ, कुआं, कुआं नलकूप होता है, वगैरह, हाँ, तो वो हमारे लिए हम मनाही अलग होती वहां मना, पर जाने की। इस टाइप के। तो मेरे दिमाग में ये शुरू हो गया कि इस लेटर का क्या करूं मैं, क्या करूं, मतलब ये लेटर्स आए, इसमें मुझे खुशी नहीं है, मुझे दुख है कि अभी भी ये प्रॉब्लम मौजूद है, तो इसका क्या करे। तो डायरेक्टर के साथ बात किया, और उस समय ना भारत सरकार ने एक एट्रोसिटीज के अगेंस्ट ऐसा एक कमिश्नर बिठाया था, वो मुंबई में ही थे जी। महाराष्ट्र के लिए, मुंबई में काम करते थे, और कड़क कायदा भी बनाया था। मैंने सोचा कि मैं उनके पास ये लेटर लेके जाऊं, देखती तो हूँ क्या करे, सिर्फ ब्रॉडकास्ट करके खुश हो जाओ, ये इतना तक अपना काम नहीं, उसके आगे कुछ आगे कर के सके, जैसे कदम कि क्या है? जिसमें एडवोकेसी बोलते हैं कि कुछ आगे करना है ना। हमारी कुर्सी ने हमको वो पावर दी है, आकाशवाणी का ब्रांड है अपने पीछे। तो मैं उनसे मिलने गई तो वो इतने खुश हो गए, वो बोले ये लेटर्स है ना, ये एफआईआर ही है हमारे लिए, कि फलाने तालुका का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम, ये नाम वो नाम, ये आप देश की सेवा कर रहे हो, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब मैं नहीं, आकाशवाणी की मैं प्रतिनिधि थी। तो ये आपने बहुत बड़ा काम किया। तो फिर डायरेक्टर भी खुश हो गए अपने, उन्होंने बोला कि ये सारे लेटर्स उनको सौंप दो, और फिर उन्होंने अपनी जो पुलिस की जो व्यवस्था थी उससे वहाँ जाके उन्होंने वहाँ कुछ करने का कोशिश किया कि ये बंद होना चाहिए उन स्कूलों में। ये मुझे अभी भी आंख में पानी आता है कि अपने प्रोग्राम से ऐसा कुछ छोटा सा भी, इतना सा भी कुछ हो जाए, राइट के इतना ही है, इससे ज़्यादा ये है नहीं, लेकिन हमने इतना तो कर दिया। फिर ऐसे जो मेरे प्रोग्राम होते थे वो कुछ पत्रकार संपादक भी सुनते थे मराठी के, तो फिर वो संडे एडिशन में इसके बारे में लिखते थे कि ऐसा ऐसा आकाशवाणी का प्रोग्राम हुआ, ये हुआ, तो मुझे और लोगों तक वो पहुंचता था, खुशी होती थी। और सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो बहुत बड़ा समाधान, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। और आकाशवाणी के कार्यक्रम दिल पे असर करते हैं, रेडियो हम सबके दिल को झकझोरता है। और अभी बातचीत चल रही थी, चर्चा हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, तो आपने कुछ साहित्यिक प्रोग्राम्स का जिक्र किया था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ कार्यक्रमों को किताब की शक्ल में लाया गया, वो क्या बात थी, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरी खुश नसीबी है कि ऐसे 3 प्रोग्राम्स में जो मैंने बनाए वो किताबों के रूप में आ गए। हमेशा देखो कि लिटरेचर जो कुछ भी है, तो पहले जो पब्लिश होता है वो पुरुषों का लिटरेचर पब्लिश होता है, महिलाएं घर में कविता बनाती होगी, कुछ तो कथाएं बताती होगी, लेकिन वो पब्लिश होने में टाइम लगता है। तो महिलाएं लिखती है क्या, या कई बार ऐसे हुआ है कि महिलाओं ने पुरुष का नाम लेके लिखा है उस जमाने में, क्योंकि उनको डर था कि अपने नाम से पब्लिश हो जाए। तो एक मराठी में स्त्री ने कथा लिखी, उसका 100 ईयर था, 100 साल हो गए, ऐसा एक इवेंट था। मराठी कथा है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा हम एक पूरा प्रोग्राम करते, वो जो पहली कथा जो 100 साल पहले लिखी गई और अभी तक किस दौर में वो गुजरा है पूरा, और कथा एज लिटरेचर किस तरह से चेंजेस हुए हैं, पहले की कथा कैसी थी और अब नए क्रमवार वो बदलाव जो आए, और महिलाओं का जीवन कैसे बदला है वो भी उस दौर में उस कथाओं में समझ में आता है। तो ऐसी मैंने तिची कथा, ऐसे मराठी में उसका टाइटल किया था, और 13 कथाएं चुनी थी महिलाओं की, सारी अच्छी खासी पॉपुलर और बहुत ही मैच्योर, जिसमें लिविंग इन जैसे टॉपिक थे, किसी को बच्चा नहीं चाहिए ऐसे टॉपिक थे, कहीं ऐसे टॉपिक थे कि वो अपनी शादी नहीं करके पूरे घर को संभाल रही है, मतलब ऑफ बीट भी करने वाली, जीने वाली ऐसे।
तो मैंने वो सारी 13 कथाओं को ब्रॉडकास्ट किया। फिर एक पब्लिशर से ऑफर आया कि इसको हम छापना चाहते हैं, तो वो तिची कथा नाम की एक किताब भी आ गई। जी। और एक दुर्गा भागवत, बड़ा नाम है मराठी लेखिका, उनका हमने इंटरव्यू किया था। जी। वो भी किसी पब्लिशर ने अपने से वो सब ले लिया ट्रांसक्राइब करके और वो छापा। और भालचंद्र नेमाड़े नाम के एक लेखक है, उनका कोसला नाम की एक नॉवेल है, वो बहुत फेमस। तो हिंदी में भी आ चुका है हाँ, उनका तो उनका एक इंटरव्यू मैंने लिया था जब मैं रत्नागिरी आकाशवाणी केंद्र में थी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, और उनका एक भाषण हमने करवाया था, तो वो भी किताब के रूप में आ गया। जी। मतलब ये मज़ा आता है ना ऐसे कि रोज हमने जो किया वो और आगे चला गया। जी, रोज एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। और आकाशवाणी मुंबई में आपने काम किया है, स्थानीय आकाशवाणी केंद्रों पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं और अचानक बहुत सारी रिकॉर्डिंग की जाती हैं। हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहते हैं, कुछ ओबी रिकॉर्डिंग होती है। ओबी रिकॉर्डिंग यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए अपने आकाशवाणी केंद्र से हम कहीं बाहर जाते हैं और रिकॉर्ड करके मटेरियल ले आते हैं, फिर सेम डे वो मटेरियल बना के तैयार करके ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। और ऐसी नौबत आपके सामने बहुत बार आई होगी, रेडियो रिपोर्ट बनानी पड़ती है। बहुत। उससे जुड़ी हुई कोई खास याद बताइए हमारे हाँ, श्रोताओं मैं बताती हूँ। कारगिल वॉर जब हो रहा था तब रत्नागिरी में मैं थी, और वहाँ चिपलुन नाम की एक जगह है, को। जी। वहाँ के बहुत सारे बच्चे आर्मी में हैं। वहाँ वो पूरा तालुका ही ऐसा है कि बहुत सारे। जी। तो तब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वो लिस्ट लिया कि कौन कौन अपने आर्मी में है, और बहुत सारे लोग उसमें गुजर भी गए थे वॉर में। तो उनके यहाँ बहुत मुश्किल था वो जाना पहुँचना भी। बारिश हो रही थी मुझे याद है, और रास्ते इतने ठीक नहीं थे, दुर्गम प्रदेश था। वहाँ जाके उनके माँ बाप से मिलके, उनके घरों में जाके, कभी ऐसी टेलीग्राम आया है कि वो नहीं रहा उनका बंदा, छोटे बच्चे हैं उसके, उसकी वाइफ रो रही है, ऐसे उनके साथ प्रोग्राम करके। ऐसे में हमें भी रोना आता है, हमें भी दुख होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि प्रोग्राम के लिए आए हैं तो ये सब दूर रखो अपनी भावनाएं, ऐसा हो नहीं सकता ना। वो चुनौती ही थी कि कैसे उनसे रिकॉर्डिंग किए और वापस आके प्रोग्राम बनाए। जी। लेखिका के हाँ, रूप में मैं जानी लिखती जाती है हूँ। मराठी में। हाँ, कुछ बताइए अपने लेखन संसार के बारे में। हाँ, मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, वो दिवाली मैगजीन्स के लिए लेख वगैरह लिखती हूँ। ज़्यादातर न्यूज़पेपर में मैं सोशल इश्यूज के बारे में लिखती हूँ, पॉलिसीज क्या है, कैसे होनी चाहिए, इस पर लिखती हूँ। मैंने अर्ली रिटायरमेंट लिया आकाशवाणी से, तब एक पत्रकार मित्र है, प्रकाशक निखिल वागड़े उनका नाम, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके उसी दिन बोला कि मेधा, तुमसे मुझे एक पुस्तक चाहिए। तुमने जो जो कुछ आकाशवाणी में किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इनोवेशन किया है, इसके बारे में लिखो। मैंने कहा अरे अभी आज तो मुझे बाहर तो आने दो ऑफिस से। फिर मुझे भी लगा कि एक डॉक्यूमेंटेशन होगा तो अच्छा रहेगा। तो फिर 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा लिखती गई, और वो किताब एक मेरी मतलब जानी जाती है। उसका नाम है स्थल काल आकाशवाणी, मतलब जी। जगह, हाँ हाँ वो हाँ। मेरा वाला टाइम आकाशवाणी का, इस तरह का। जी। और 1-2 बुक्स हैं। तो वीआरएस क्यों लिया आपने, मतलब पहले रिटायरमेंट क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कि मुझे इतना समाधान था कि मैंने जो कुछ किया उससे मैं एकदम सेटिस्फाइड थी। संतुष्ट है ऐसे कुछ और और अलग ज़्यादा, कुछ करना होगा। हाँ, बस अब बस हो गया ऐसे लगा। और सामाजिक कार्य भी कर रही हैं कुछ हाँ, समाज के सामाजिक लिए कार्य भी? कर, अभी समाज में जो जिस तरह से जात धर्म के नाम पर जो कुछ चलता है वो सही नहीं है। सारे समाज को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए करती हूँ। फिर जैसे कि कोई पॉलिसी है, जैसे और ऐसे भी काम करते हैं कि ये जो महाराष्ट्र असेंबली चलती है, तो असेंबली में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें महिलाओं के या बच्चों के ऊपर के सवाल ज़्यादा बढ़े, इसलिए आमदारों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बढ़िया, या क्या बात है। 8 मार्च आता है तो जस्ट एक टोकनाइज ऐसा कुछ रहता है, सिंबॉलिक, कि 8 मार्च है तो महिलाओं के बारे में 4 शब्द अच्छे बोलो और ख़त्म करो। तो हमने अभी लास्ट 2-4 साल से ऐसे शुरू किया है कि असेंबली में कि 8 मार्च के दिन या आगे पीछे उसके महिलाओं के पॉलिसी पर अच्छी चर्चा हो वहाँ, जी, ठीक क्या से, बात है। और बढ़िया। वहाँ से कुछ निकले कि फिर पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने हैं क्या। तो
धीरे धीरे ऐसे बदलाव बहुत धीरे धीरे ही होते हैं, बहुत पेशेंस रखना लेकिन बदलाव पड़ता आता है। है। हाँ। तो अब चलते चलते आकाशवाणी परिवार के सदस्यों को, हमारे श्रोता परिवार को आप किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? मैं तो मतलब अभी मुझे ऐसे लगता है कि इतनी सारी भीड़ हो गई है माध्यमों की कि लोगों को ऐसे लगता होगा कि आकाशवाणी क्या सुननी है। सुकून अगर आपको चाहिए या शांति चाहिए, अंदर तक पहुंचने वाली कोई बात, दिल तक हाँ, असर दिल करने तक वाली। पहुंचने वाली बात तो आकाशवाणी ही सुननी चाहिए उनको। मैंने वहाँ काम किया है इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं बचपन से मैंने ये अनुभव लिया है। मैं पहले श्रोता ही थी जी। आकाशवाणी में आने से पहले, और बाद में भी रही हूँ। और विविध भारती तो देश की सुरीली धड़कन तो असल में है ही। क्या और बात है। पूरे देश को विविध भारती ने जिस तरह से बांध के रखा है, बिल्कुल। हमारी हिंदी फिल्मों ने बांध के रखा है, हिंदी गानों ने बांध के रखा है, फिल्मों के गानों ने, वैसे विविध भारती ने बांध के रखा है। वो लोग बंधे रहना चाहिए, बस यही। और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम आकाशवाणी से जुड़े हैं और विविध भारती में हम सब काम कर रहे हैं, और आप को यहाँ आमंत्रित किया है, ये भी हमारा सौभाग्य है। पर बहुत दिलचस्प बातें आपने साझा की हैं और बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि घड़ी की सुइयां रुक जाएं और ढेर सारी बातें आपसे ले लें। और सच में आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ी, जिसमें हमें भी सीखने को मौका मिल रहा है। समय की सीमाएं हैं, तो अब बातचीत को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आकाशवाणी मुंबई की सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी मेधा कुलकर्णी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबड़े।